सो हाय एवरीवन। सो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना फेज़ वन। और सिक्वल में आज हम फेज़ वन में फाउंडेशन के टॉपिक्स देखेंगे जो बेसिकली थ्योरी बेस्ड हैं, जिसमें ज़्यादातर हम थ्योरी देखेंगे। मैं बहुत ज़्यादा आपको थ्योरी में नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन पहले ही दो वीडियोस जो रहेंगी वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए रहेगी, ताकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो समझ सकें। खासकर वो लोग जो कि पहली बार सीक्वल या कोई भी इस तरीके की चीज़ सीखने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स की तरफ जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं डेटा एनालिटिक्स में जाने के लिए। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो बेसिक्स को पहले समझें। और डेटा एनालिटिक्स में जाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों में से एक चीज़ है जिसको हम सीक्वल कहते हैं। वो आना हर डेटा एनालिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी इंडस्ट्री में। सो उनके लिए ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। सो पहली दो वीडियोस जो रहेंगी वो अ, बिल्कुल बेसिक रहेंगी, और इसके ऊपर हम जो डिस्कशन करेंगे थ्योरी के ऊपर, कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। और जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फेज़ वन को मैंने तकरीबन 27 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो ये 27 नंबर देख के आपको घबराना नहीं है। इसमें हम बहुत ही कम समय में ये सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। और जैसे मैं आपको ये कराता जाऊँगा, आप वीडियो देखने के बाद और जो मैं क्वेश्चंस दूँ या जो मैं क्वेश्चंस आपको वीडियो में कराऊँ, उन क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें से क्लियर हो जाएंगी। और जो चीज़ें आपको क्लियर ना हो वो आप मुझे मैसेज बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं, ताकि मैं वो उसके ऊपर आपको हेल्प कर सकूं। सो उसी के साथ आज हम अपना ये पहला जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे। और इसमें जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं डेटाबेस एंड आरडीबीएमएस की। और इसके साथ हम देखेंगे कि कॉलम और रो का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों जानना जरूरी है कॉलम और रो को, ये भी हम देखेंगे साथ में। और इसके साथ हम एसक्यूएल और उसके सब लैंग्वेजेस को भी हम देखेंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपका बेस जो है, जो कॉन्सेप्ट का बेसिक है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़, बहुत सारे वर्ड्स मैं आपको ड्यूरिंग इस ट्यूटोरियल में मैं बोलूँगा, और उसको साथ साथ में मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। आप लोग अच्छा होगा कि आप अगर उन चीज़ों को नोट कर सकें, उन चीज़ों को और ज़्यादा डेप्थ में जाकर गूगल कर सकें, या चैट जीपीटी, या कोई भी इस तरीके की चीज़ जहाँ पर आप ट्राई करना चाहते हैं, और ज़्यादा इन डेप्थ में जाएँ, खुद की रिसर्च करें, खुद की लर्निंग करें। मैं यहाँ पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन आपकी लर्निंग जो है वो आपकी खुद की क्यूरोसिटी के ऊपर, आपकी उत्सुकता के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। सो इसी के साथ मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूँगा आज का टॉपिक। और आज जो हम करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डेटाबेस की, कि डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, और ये कैसे काम करता है, या डेटाबेस का कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो तीन चीज़ें देखेंगे। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि डेटा एक्चुअल में है क्या। डेटाबेस अगर हम समझने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम समझे तो कि डेटा है क्या। सो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक दो तीन चीज़ें मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको देता हूँ। सो मैं यहाँ एक नाम लिखता हूँ रवि, मैं लिखता हूँ 34, मैं लिखता हूँ 70, मैं लिखता हूँ बी पॉजिटिव। अब आप मुझे बताइए कि इन चार चीज़ों से आप क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली आप रवि किसी का नाम हो सकता है, 34 एज हो सकती है, 70 वेट हो सकता है, कुछ लोग मार्क्स कह सकते हैं, बी पॉजिटिव ऑब्वियसली ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो अगर इसी को अगर हम एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर मैं इसको लिख दूं कि रवि जो है वो नेम है, 34 जो है वो
एज है, 70 जो है उसका वेट है, और बी पॉजिटिव जो है इसका ब्लड ग्रुप है। ये आपका एक डेटा बन गया। अब इस डेटा को एनालाइज करने के लिए आपको इसे कहीं स्टोर करना पड़ेगा, और आप इसको स्टोर कहाँ करते हैं? डेटाबेस में। ठीक है। सो ये आपका बेसिक डेटाबेस का कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसी को हम स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है उसके थ्रू देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसका क्या कहता है। सो ये कहता है कि अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड, यानी सबसे पहले क्या चीज़ है? ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड, असेस्ड एंड मैनेज्ड एफिशिएंटली। सो ये डेटाबेस का एक डेफिनेशन, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो आप यहाँ अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्या कहता है? अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं पहला वर्ड विच इज ऑर्गेनाइज्ड। सेकंड कहता है स्ट्रक्चर्ड, और थर्ड वर्ड जो कहता है वो कहता है कैन बी स्टोर्ड, फोर्थ इज असेस्ड, एंड फिफ्थ इज मैनेज्ड एफिशिएंटली। अब ये जो तीन चीज़ें हैं, कौन कौन सी? स्टोर्ड, असेस्ड और मैनेज्ड एफिशिएंटली, इसी के आसपास में हमारी आपकी सबकी जो लर्निंग है वो घूमती है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिर्फ इन तीन चीज़ों के इर्द गिर्द आसपास में घूमती है। क्या क्या चीज़ें? स्टोर कैसे करना है, स्टोर करने के बाद हमें जब ज़रूरत हो तो हम इंफॉर्मेशन को कैसे असिस्ट कर सकते हैं, कैसे उसको लेके आ सकते हैं ताकि हम उसके ऊपर कोई एनालिसिस कर सकें, कोई डिसीजन ले सकें, और फिर उसको मैनेज एफिशिएंटली कैसे करना है। ऑब्वियसली आप जब एक डेटाबेस बनाते हैं तो वो डेटाबेस का असेस या आप ये कह सकते हैं कि कंट्रोल जो है वो सबके हाथों में नहीं देते। कुछ लोगों के हाथों में देते हैं जिनका उस डेटा से कोई काम निकलता हो, जो उस डेटा के ऊपर काम करते हो, उन्हीं लोगों को डेटा जो है वो एसेसिबल होता है, वही लोग उस डेटा को देख सकते हैं या उसके ऊपर काम कर सकते हैं। सबको डेटा का एक्सेस नहीं दिया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सो अगर आप देखें तो स्टोर, असेस्ड और मैनेज्ड एफिशिएंटली, ये तीन चीज़ें मेजर हैं जिसके आसपास में डेटाबेस मैनेजमेंट घूमता है। अब इसके साथ ही हम नेक्स्ट जो चीज़ है इस पीपीटी में वो आप देख रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ डेटाबेस। कंपोनेंट यानी किन किन चीज़ों से मिलके डेटाबेस बनता है। सो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डेटाबेस जो है वो तीन चीज़ों के आसपास में घूमता है। तीन चीज़ें क्या क्या हैं? स्टोर्ड, असेस्ड और मैनेज्ड एफिशिएंटली। बट इन तीन चीज़ों को करने के लिए बहुत सारा सिस्टम, बहुत सारे कंपोनेंट साथ में काम करते हैं। सो उसमें सबसे पहली जो एक डेटाबेस को बनाने के लिए जो सबसे पहली ज़रूरत है वो होती है डेटा की। बिना डेटा के डेटाबेस बन नहीं सकता है। सो डेटा की ज़रूरत होती है कि उस डेटा के बेसिस पे उस सारे डेटा को, सारे इन्फॉर्मेशन को आप लेते हैं और उसके बेस पे आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं। और ये डेटा कुछ भी हो सकता है, ये नंबर हो सकता है, ये फाइल्स हो सकते हैं, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, ये सारा का सारा जो है डेटा का फॉर्म है। अब हम जो दूसरा इसमें हम चीज़ देखते हैं कि स्कीमा, जो हम बात करने जा रहे हैं, जो हम सीक्वल की बात करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर हम सारी चीज़ें करेंगे, उसके लिए एक हम वर्ड यूज़ करते हैं RDBMS। ठीक है। आर का मतलब है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये रिलेशनल जो होता है, ये रिलेशन कैसे बनता है? ये बनता है स्कीमा के बेस पे। ठीक है। तो इसमें दूसरा वर्ड हमारे पास क्या आता है?
स्कीमा। अब ये स्कीमा समझना बहुत ज़रूरी है कि ये स्कीमा एक्चुअल में होता क्या है। तो इसको अगर मैं सिंपल से एक वर्ड में कहूँ तो ये है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट जैसे आप एक घर बनाते हैं, तो घर बनाने से पहले आप एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि कहाँ पर मेरे घर की एंट्रेंस होगी, कहाँ पर उसका किचन होगा, कहाँ पर बाथरूम होगा, कहाँ पर ड्राइंग रूम होगा, कहाँ पर मास्टर बेडरूम होगा। इस तरीके से सारी चीज़ें आप डिज़ाइन करते हैं या डिज़ाइन करवाते हैं। उसी तरीके से जब आप एक डेटाबेस बनाते हैं, तो कौन सा डेटा कहाँ कैसे स्टोर किया जाएगा, कैसे उनका आपस में रिलेशन रहेगा, कैसे वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, उसको हम स्कीमा कहते हैं। उसको हम एक ब्लूप्रिंट उस ब्लूप्रिंट को हम एक स्कीमा का नाम देते हैं। हम बात करते हैं इसमें तीसरा जो आप वर्ड देख रहे हैं वो है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये क्या है? कुछ नहीं है, ये एक सिर्फ सॉफ्टवेयर है। एक सॉफ्टवेयर है जो कि ऑपरेशंस, डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशंस करता है। वो ऑपरेशंस क्या है? डेटा को स्टोर करना, रिट्रीव करना, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उसको मैनेज करना, यानी जितना भी मैनेजमेंट है स्टोरेज से लेकर सिक्योरिटी तक, रिट्रीव करने तक, यानी असेस करने तक, जब ज़रूरत हो तो मैं वो डेटा असेस कर सकूं, उन सारी चीज़ों को मिलाकर DBMS जो है वो बनता है। अभी जो माई सिक्वल है दैट इज़ अ DBMS। आप उसी के थ्रू डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर DBMS। अब चौथी जो चीज़ है दैट इज क्वेरीज। ठीक है, क्वेरीज क्या है? ये बेसिकली इंस्ट्रक्शंस है। इंस्ट्रक्शंस है, मुझे जो चीज़ चाहिए उसके लिए मैं अपने कंप्यूटर को, अपने डेटाबेस को बोलता हूँ, बताता हूँ उसको कि भाई मेरे को ये डेटा चाहिए, मुझे ये चीज़ देखनी है, तो इन्फॉर्मेशन वो मुझे प्रोवाइड कर देगा। दैट इज़ योर क्वेरीज। लास्ट इज यूज़र्स। यूज़र्स क्या होते हैं? यूज़र्स मेरे और आप जैसे लोग हैं जिनको डेटा चाहिए, जिनको डेटा देखना है, समझना है कि इसमें क्या चीज़ें हैं, कैसे कर उसका यूज़ कौन करेगा, उस डेटाबेस का, उस इंफॉर्मेशन का, उस डेटा का यूज़ कौन करेगा। तो मेरे और आप जैसे जो लोग हैं वो करेंगे, चाहे वो एनालिसिस करना हो या कोई रिपोर्ट बनानी हो या कोई एनालिसिस करना हो, जो भी चीज़ें करनी हो, तो उसको हम यूज़र कहते हैं। तो यहाँ तक आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई हों। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो है वो देखते हैं टाइप ऑफ डेटाबेस। टाइप्स ऑफ डेटाबेस की हम बात करते हैं। तो टाइप ऑफ डेटाबेस में हम क्या देखते हैं? वैसे डेटाबेस की अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो आपको 4 या 5 टाइप्स दिखाई देते हैं, जिसमें आपका हायरार्कल डेटाबेस रहता है, आपका क्या कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस है। इस तरीके से आपको 2-3 टाइप्स और दिखाई देंगे, बट मुझे और आपको अभी उस डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी उन चीज़ों के बीच में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए जब मैं अपना ये सीरीज़ कंप्लीट कर लूँगा, पूरा का पूरा, जब मैं आपको एसक्यूएल समझा लूँगा और उसके बाद मैं जब DBMS पे जाऊँगा तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूँगा। सो यहाँ पर हम बेसिकली जो देख रहे हैं इस PPT के हिसाब से, वो तो डेटाबेस है। वन इज़ रिलेशनल डेटाबेस, जो कि मैंने आपको अभी बताया था, रिलेशनल DBMS, एंड सेकेंड वन इज नो SQL डेटाबेस। ये दो चीज़ें मैंने अभी आपको यहाँ बताई हैं। मेजर जो हमारा काम है वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर ही है। और ये रिलेशनल डेटाबेस है क्या? एक डेटाबेस जो कि जहाँ पर डेटा जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, किसमें? रोज एंड कॉलम्स में। उसको हम क्या कहते हैं? रिलेशनल डेटाबेस
कहते हैं। और यहाँ पर ही इसी में स्कीमा, जो कि अभी पीछे हमने डिस्कस किया था, स्कीमा के थ्रू आपस में डिफरेंट टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है। और इसके लिए दो चीज़ें यूज़ की जाती हैं। वन इज़ प्राइमरी की एंड सेकंड वन इज़ फॉरेन की। इन दोनों के बीच बीच में इन दोनों के बेसिस पे डिफरेंट टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाया जाता है, एक मैपिंग बनाई जाती है, एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, जिसको हम स्कीमा कहते हैं। ठीक है। और ये स्कीमा जो है ये आरडीबीएमएस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। और ये जो आरडीबीएमएस आप देखते हैं, इसमें जो डेटा होता है वो रॉ और कॉलम्स के ऊपर बेस्ड होता है। उसमें उसी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसी में वो आपको दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा कि वो आपको इसके अलावा किसी और फॉर्मेट में दिखाई देगा। सो आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। बहुत इजी तरीके से मैं आपको यहाँ पर चीज़ें कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास। सो यहाँ पर अब हम जो देखेंगे दैट इज़ रो एंड कॉलम्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रो एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर जब आप बिल्कुल नए हैं और या आप पहली बार सीक्वल सीखने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई भी इस तरीके के कोर्स में आपने कोर्स ऐसा आप कोई करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको रोज़ और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सीक्वल में बहुत सारे ऑपरेशंस रोज़ बेसिस पे भी होते हैं और बहुत सारे ऑपरेशंस कॉलम बेसिस पे होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। तो रो और कॉलम का आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पर अगर आप देखें, सो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। यहाँ पर है स्टूडेंट आईडी, नेम, एज और मार्क्स। स्टूडेंट आईडी है 1 2 3 4, नेम है ए बी सी डी, एज है 15 16 17 18, मार्क्स हैं 50 60 70 और 80। अब ये जो चीज़ें आप ऊपर देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं आपकी कॉलम। और ये जो आप चीज़ देख रहे हैं, ये वाली, यानी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एनीवन, दिस इज रो। सो अगर मैं कहूँ कि स्टूडेंट आईडी 2 का मुझे कंप्लीट डिटेल चाहिए, सो वो कंप्लीट रो बन जाता है। बट अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरे स्कूल में, मेरे एक पर्टिकुलर स्कूल में 4 स्टूडेंट्स हैं और उन चारों के नाम चाहिए, या मेरे पास एक मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं उन सबका डेटा चाहिए, तो यहाँ पर मैंने किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात नहीं की है, मैंने एक पूरे के पूरे अ, अगर मैं बात करूँ तो एक पूरे के पूरे डेटा टाइप की बात की है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं नेम सर्च करूँगा, ना कि स्टूडेंट आईडी 2 के बारे में सर्च करूँगा। सो एक कैटेगरी, ये जो है ये एक कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन है। कॉलम जो है वो आपका कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन है, और ये जो है आपका एक कंप्लीट एंटिटी है। जैसे आपका नाम, आपकी एज, आपका क्लास, वो सारी चीज़ें एक कंप्लीट एंटिटी है। और ये रॉ इसको हम कहते हैं, रो हम इसको बेसिकली कहते हैं, और साथ में हमारा कॉलम। अब इसके नीचे आप एक एग्जांपल देख रहे हैं जहाँ पर रो आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। सारा का सारा जो है ये कॉलम कहते हैं। और इसके नीचे एक कंप्लीट, कोई भी एक ट्रांजैक्शन की आप कंप्लीट अगर डिटेल निकालते हैं तो उसको हम जो है वो रो कहेंगे। ऊपर वाले को कॉलम कहेंगे, नीचे वाले को रो कहेंगे। ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक आप लोग को चीज़ें क्लियर होंगी। इसके बाद जो हम नेक्स्ट
जो चीज़ देखेंगे दैट इज आवर व्हाट इज एसक्यूएल। व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल कुछ नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं, जो कि डेटाबेस से आपका डेटाबेस को मैनेज करने, उसको मैनिपुलेट करने में, यूज़र कैसे डेटा को एक्सेस कर सकता है, उसके बीच का एक मीडियम बन जाता है, जिसको हम एसक्यूएल कहते हैं। एक लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिकली, जिसके थ्रू आप डेटाबेस को एसेस कर सकते हो, उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें जो भी आप करना चाहते हो वो आप इसमें कर सकते हो। अब इस एसक्यूएल को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ आती है, इसको हम, इसकी 5 सब लैंग्वेजेस हैं जिसके ऊपर हम इसको डिवाइड कर देते हैं। क्या क्या है? वन इज DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सेकंड वन इज DML, data manipulation language. Third is DQL, data query language. DCL, data control language. And fifth one is TCL, transaction control language. ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत जगहों पे ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। सो आई होप कि यहाँ तक की सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि ये DDL, DML, DQL, DCL और TCL एक्चुअल में ये चीज़ें क्या हैं। सो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सो ये है क्या? ये हेल्प करता है आपको डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करने में, क्या स्ट्रक्चर रहेगा। और जैसे ही हम अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ जाएंगे, प्रैक्टिकल क्लासेस की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पर सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो DDL की ही बात करेंगे कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करना है। ठीक है? इट डज नॉट टच एनी एक्चुअल डेटा, इट डिफाइंस वेयर एंड हाउ डेटा विल लिव। ये सिर्फ आपको बताता है कि डेटाबेस में कहाँ पर डेटा रहेगा और कैसे रहेगा। थिंक ऑफ DDL एज द आर्किटेक्ट्स ब्लूप्रिंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट की तरह होता है, जो ये बताता है कि डेटाबेस में डेटा कहाँ रहेगा और कैसे रहेगा। इट डिज़ाइंस द बिल्डिंग, नॉट व्हाट गोज इनसाइड। यानी ये सिर्फ एक ब्लूप्रिंट बताता है कि डेटा कैसा दिखेगा, क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी, कहाँ रहेगा डेटा, कैसा रहेगा डेटा। ठीक है? लेकिन उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें, डेटा का टाइप कैसा रहेगा, वो चीज़ें यहाँ पर डिफाइन नहीं होती है। DDL वो डिफाइन नहीं करता है। सो इसके 4 कमांड्स हैं DDL के, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं। वन इज क्रिएट, और ये क्रिएट, अब आप देखेंगे कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले जब हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर हमारा पहला कमांड जो रहेगा, पहला जो हम कोड लिखेंगे दैट विल बी क्रिएट डेटाबेस। तो इसमें सबसे पहला कमांड जो रहता है दैट इज क्रिएट, सेकंड इज ऑल्टर, थर्ड इज ड्रॉप एंड फोर्थ इज ट्रंकेट। अभी मैं बहुत ज़्यादा डीप में मैं आपको यहाँ पर कुछ नहीं बताने वाला हूँ। जैसे जैसे हम क्लासेस में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम ट्यूटोरियल में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करता जाऊँगा। सेकंड हम बात करते हैं DML, यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की। अभी हमने देखा कि DDL सिर्फ जो है वो बताता है वेयर एंड हाउ। DDL क्या बताता है? बताता है वेयर एंड हाउ। DML बताता है व्हाट। व्हाट मीन्स DML वर्क्स विथ एक्चुअल डेटा इनसाइड टेबल्स। ये जो DML है, ये टेबल्स के अंदर एक्चुअल डेटा
के साथ काम करता है। एक्चुअल आप वहाँ पर जो डेटाबेस में आपके नए नए रिकॉर्ड्स जोड़ने के काम आता है, उसको मॉडिफाई करने के काम आता है, कोई स्पेसिफिक कुछ कुछ रो जो है वो डिलीट करना है, वहाँ पर ये आपको काम आता है। बट एक आपका डेटा जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं करता है। ठीक है, फिर आपका ब्लूप्रिंट हो गया, घर कैसा बनेगा, घर कैसा बना है, और उसके अंदर की सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज करने का काम वो डीएमएल का है। इसके बाद हम बात करते हैं डी क्यू एल की, डेटा क्वेरी लैंग्वेज की, और हमारा तकरीबन 50 60 70% टाइम जो है वो डीक्यूएल के ऊपर ही बीतेगा। डीक्यूएल है क्या, क्वेरी क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। बट डीक्यूएल का काम क्या है? डीक्यूएल का काम है कि डेटा को फेच करके आपके सामने लेकर आए। आप जो उसको चीज़ें कहेंगे, जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको लेके आना, आपके सामने लेके आना, वो डीक्यूएल का काम है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो कमांड है दैट इज सेलेक्ट। और डीएमएल की हमने बात नहीं की। डीएमएल में हमारे पास तीन कमांड जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं: इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। डीक्यूएल में हमारे पास एक ही कमांड है दैट इज सेलेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीसीएल की। अब डीसीएल क्या है? डीसीएल ये कहता है कि डेटाबेस बन गया है, डेटाबेस के अंदर हमने सारी चीज़ें, सारा टेबल भी क्रिएट कर दिया, क्या टाइप रहेगा, कैसे रहेंगी, वो सारी चीज़ें हमने बता दी। जब हमें ज़रूरत पड़े डीक्यूएल के थ्रू हम डेटा भी फेच कर सकते हैं। बट कौन करेगा? क्या सब लोगों को हम ये राइट्स दे दें कि वो जब चाहें डेटा निकाल सकते हैं, जो चाहें उसके साथ कर सके? आंसर इज नो। तो उसके लिए यहाँ पर डीसीएल आता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। हु एंड व्हाट, यहाँ पर आता है हु एंड व्हाट, कौन और कैसे। डीसीएल कंट्रोल्स हु कैन डू व्हाट इनसाइड द डेटाबेस, कौन क्या कर सकता है डेटाबेस के अंदर। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास दो कमांड्स होते हैं, ग्रांट एंड रिवोक। और लास्ट है हमारे पास टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है। सो TCL manages transactions group of SQL operations that must all succeed or all fail together। या तो सारे के सारे जो SQL ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे सक्सीड हो जाएं या सारे के सारे फेल हो जाएं। ये सारा का सारा मैनेज करना ये TCL का काम है। और यहाँ पर हमारे पास तीन हम कमांड देखते हैं। वन इज कमिट, सेकंड वन इज सेव पॉइंट, एंड फोर्थ वन इज रोल बैक। अब ये सारी चीज़ें आपको बहुत टफ लग रही होंगी कि क्या है, कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। सो उसमें आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत ही आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बार और पीछे ले जाना चाहूँगा और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर हमने देखा था, जब हम रिलेशनल डेटाबेस की बात कर रहे थे तब हमने देखा था कि यहाँ पर दो तीन वर्ड्स लिखे हुए हैं। वन इज स्कीमास, जो मैंने आपको बता दिया है। प्राइमरी की, फॉरेन की क्या होता है? तो प्राइमरी की का मैं एक आपको बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ कि प्राइमरी की क्या होता है। प्राइमरी की एक यूनिक की होता है। ठीक है। ये हर डेटाबेस में होता है। ठीक है। हर टेबल में आपको प्राइमरी की मिल जाएगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे उसका रिलेशनशिप दूसरे टेबल के साथ कैसा होगा वो डिसाइड होता है, प्राइमरी की और फॉरेन की के बेसिस पे। तो ये जब हम आगे हम प्रैक्टिस करेंगे या हम आगे जैसे जैसे एडवांस करते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे ही आपको प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों का डिफरेंस जो है वो समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है एंड दैट इज एसेट। अब ये एसेट क्या है? तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? एसेट। ये समझना
बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एसिड है क्या। तो यहाँ पर आप ए मतलब एटॉमिसिटी, second is C which is consistency, third is I which is isolation, and fourth is D which is durability। ये चार चीज़ें हैं। इन चार चीज़ों को एक बार हम बहुत ही छोटे, बहुत ही माइन्यूट तरीके से देख लेते हैं, क्योंकि ये आपको आगे आगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि डीबीएमएस जब हम करेंगे तो वहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे, वहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। सो एक एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं कि दो लोग हैं, रवि और अमित। ठीक है। रवि के अकाउंट से 10,000 रुपये ट्रांसफर करने हैं किसको? अमित को, अमित के अकाउंट में। अब एटॉमिसिटी क्या कहता है? एटॉमिसिटी कहता है, नंबर वन, ए एटॉमिसिटी कहता है ऑल और नथिंग। या तो सारा का सारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए या तो बिल्कुल भी ना हो, यानी ये 10,000 रुपये जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए या तो ना हो। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि एटॉमिसिटी ये इंश्योर करता है कि अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना हो तो कंप्लीटली रोल बैक हो जाए, या तो वो पूरा का पूरा हो जाए या तो पूरा का पूरा ना हो, यानी ऑल और नथिंग। सो याद रखिएगा, ए मतलब ऑल और नथिंग। सेकंड इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट हो, बिना कंसिस्टेंसी के सक्सेस मिलना मुश्किल होता है। सो कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पर क्या है कि डेटाबेस का जो रूल आपने डिफाइन किया है वो फॉलो होना चाहिए। कैसे? मान लीजिए यहाँ पर 10,000 रुपये अमित को चाहिए, लेकिन रवि के अकाउंट में है ही 5,000 रुपये। तो क्या कभी किसी का अकाउंट जितने पैसे हैं, क्या उससे ज़्यादा ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप? आंसर इज़ नो, नहीं कर सकते। क्या कभी बैंक बैलेंस नेगेटिव हो सकता है? आंसर इज़ नो, नहीं हो सकता है। तो कंसिस्टेंसी का जो रूल है वो हमेशा फॉलो होना चाहिए, और इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं, जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है कंस्ट्रेंट। ये क्या है? ये रूल है डेटाबेस का, और ये हम आगे सीखेंगे। थर्ड इज आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या कहता है कि ट्रांजैक्शंस एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। ट्रांजैक्शंस एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। अब एक ही टाइम पे मान लीजिए कि रवि ने एक के नहीं, अब एक और कोई लेनदार आ जाता है रवि का, मान लीजिए आ जाता है अजय। अब अमित और अजय को दोनों को 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं, यानी लेने हैं रवि से। तो वो दोनों एक टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे एक दूसरे यानी दोनों ट्रांजैक्शंस कंप्लीट नहीं हो सकते। पहले एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, उसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। सो एक ही टाइम पे दो लोग रवि के अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो आइसोलेशन है वो इंश्योर करेगा कि एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो पहले, फिर दूसरा उसके बाद एग्जीक्यूट हो। ऐसा नहीं होगा कि दोनों हमेशा बैलेंस देखकर पैसा डिडक्ट कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लास्ट इज ड्यूरेबिलिटी।
मान लीजिए कि ट्रांजैक्शन, या पहले ड्यूरेबिलिटी समझ लेते हैं कि ड्यूरेबिलिटी है क्या। तो डेटा वंस सेव्ड इज ऑलवेज सेव्ड। एक बार डेटा जो सेव हो गया वो हमेशा के लिए सेव हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए या सिस्टम जो है वो तुरंत क्रैश हो जाए, तो भी डेटा परमानेंटली सेव रहना चाहिए। ये एसेट का कॉन्सेप्ट कहता है कि डेटा परमानेंटली सेव रहना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब सिस्टम स्टार्ट होगा तो रवि का बैलेंस अपडेट हो जाएगा और उसी तरीके से ही अमित का जो भी बैलेंस रहेगा वो अपडेट हो जाएगा। सो ये हमारा आज का सारा टॉपिक था जिसको हमने वन बाय वन कवर किया है। आई होप कि आप सभी लोग इन टॉपिक्स को दोबारा एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको और डेप्थ में जाके अपनी रिसर्च करेंगे ताकि आप इसको और ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, समझ सकें। और इसके ऊपर अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग और वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप नए हैं और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आप बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें जो हैं, नई चीज़ें जो अभी तक आपने यूट्यूब के ऊपर नहीं देखी होंगी, वो बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।